हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सबका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए नगरपालिका अधिनियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने शुरू किए थे और आज उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ सारे प्रोविजंस को रिकॉल करें। और अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे एक बार अपने आप से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करें और वीडियो को 2 से 3 बार चला के देखें, सो दैट आपको ये डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएं। आइए क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन है, नगरपालिका की कुल जनसंख्या 5 लाख है, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है म्यूनसिपैलिटी की वो 5 लाख है। वहाँ पे हर तरह का कॉम्पोजिशन होगा, कुछ एससी का, कुछ एसटी का, कुछ ओबीसी का, कुछ जनरल का, हर तरह की कास्ट वहाँ पे रहती है। तो इस नगरपालिका में एससी एसटी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, हायर साइड है। और 5 लाख में से 3 लाख एससी एसटी की पॉपुलेशन है। सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग की यानी कि अनरिजर्व्ड की 1 लाख है और ओबीसी की भी 1 लाख है। आपको ये बताना है कि इस नगरपालिका में अगर टोटल सीट 500 हैं तो उसमें से ओबीसी को कितनी सीटें मिलेंगी। अब पिछली बार भी मैंने ऐसा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको करवाया था और कुछ एक स्टूडेंट्स ने, एक दो बच्चे ने कमेंट किया था कि ये तो मैथ्स का सा पेपर लग रहा है, ईओआरओ में भाइयों ऐसा पेपर नहीं आएगा। तो ये वो बच्चे कमेंट करते हैं जिनके समझ में पल्ले में कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जैक्टली धारा का क्वेश्चन है। अगर उस धारा के प्रोविजन आपको पता है तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, या इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। तो ऐसे बच्चों के बहकावे में ना आए। ये वही बच्चे हैं जो पेपर आने के बाद रोते हैं कि आरपीएससी ने ये कर दिया, आरपीएससी ने वो कर दिया, पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तैयारी कीजिए और अगर आपको कॉन्सेप्ट का साउंड नॉलेज है तो ये चीज़ आप कर पाओगे, नहीं है तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको दूर दूर तक पता भी नहीं चलेगा। और अब पैटर्न बदल रहा है, इस भरोसे ना रहें कि आपको आरपीएससी जो पहले लड्डू देती थी और लड्डू भी तोड़ के हाथ से मुंह में खिलाती थी वैसे प्रश्न आएंगे, नहीं आएंगे अब। तो आइए देखते हैं जरा। अभी हाल ही में आरएस में मेरे ख्याल से काफी लोगों को एहसास हो भी गया होगा कि अब पेपर का स्तर कहाँ जा रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि नगरपालिका की जो टोटल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन है वो है 5 लाख। टोटल पॉपुलेशन 5 लैक्स, और इसका कॉम्पोजिशन हमें पता है कि इसमें 3 तरह का कॉम्पोजिशन है। एस सी एस टी की सीटें हैं। एस सी एस टी की सीटें, सॉरी, एस सी एस टी की पॉपुलेशन है जनसंख्या 3 लाख, और बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या 1 लाख। और बाकी जो बच गई उसको हम अनारक्षित बोलते हैं। आप जनरल कैटेगरी क्वेश्चन के लिए ना सही आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो, अदरवाइज इसको अनारक्षित जनसंख्या बोलते हैं। तो ये टोटल 5 लाख की जनसंख्या हुई। अब इस नगरपालिका में जो कुल सीटें हैं वो कुल सीटें हैं 500। इन 500 सीटों को हमें देखना है कि किसको कितनी सीट मिलेगी और किस तरह से मिलेगी। सबसे पहले याद कीजिए कि अनारक्षित वर्ग के लिए कोई भी सीट नगरपालिका में फिक्स नहीं है, तो इनका कोई तय नहीं है कि कितनी सीटें मिलेंगी। तो फिर सीटें किसके लिए फिक्स हैं, या तो एस सी एस टी के लिए या ओबीसी के लिए, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लास का जिसका क्वेश्चन पूछा गया है, इनका खुद का कोई आरक्षण नहीं होता, इनका खुद का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इनका रिजर्वेशन पूरी तरह से डिपेंड करता है एस सी एस टी के रिजर्वेशन पे। एस सी एस टी के रिजर्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि टोटल जनसंख्या में इनका अनुपात कितना है। टोटल जनसंख्या में एस सी एस टी का अनुपात कितना है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर एस सी एस टी की जनसंख्या 3 लाख है, टोटल जनसंख्या 5 लाख है, तो इसको 100 से गुणा करें तो अनुपात निकल आएगा। अनुपात अगर निकालेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा हमारे लिए 60%। इसका मतलब है टोटल जनसंख्या में 60% अनुसूचित जाति जनजाति की पॉपुलेशन है। अगर 60% ये है तो टोटल सीटों में से 60% रिजर्वेशन भी एस सी एस टी के लिए जाना चाहिए। क्योंकि इनका रिजर्वेशन का फॉर्मूला है कि इनको अपनी जाति अपनी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिलती हैं। तो 500 में से 60% सीटें अगर एस सी एस टी की तरफ झुक जाएंगी तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। अब फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले बैकवर्ड क्लास का आरक्षण ढूंढने के लिए टोटल सीटों का 50% निकालो। टोटल सीटों के 50% में से एस सी एस टी का आरक्षण घटाओ। एस सी एस टी का आरक्षण घटाने के बाद जो बैलेंस सीटें होंगी, शेष सीटें होंगी, वो बैकवर्ड क्लास को मिलेगी। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो टोटल सीटें हैं 500। 500 का आधा करो। 500 का आधा कितना हो गया, 250। 250 सीटें हमने अलग की, 500 का 50% किया। इस 50% में से हमें ओबीसी 50% में से एस सी एस टी का आरक्षण घटाना है। एस सी एस टी का आरक्षण बनता है 60%। 500 का 60% करेंगे तो ये आरक्षण ही कितना बन जाता है, 300। अगर ये 300 बन गया तो यहाँ पे 250 में से 300 गया तो कितनी सीटें बचेंगी,
जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि सीटें माइनस में तो हो नहीं सकती, जीरो सीटें बचेगी। जीरो सीटें बचने का मतलब है बैकवर्ड क्लास को आरक्षण कितना मिलेगा? बैकवर्ड क्लास को इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 0% आरक्षण मिला, इसका मतलब उनके लिए कोई सीट नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे नगरपालिका अधिनियम का नियम ये कहता है कि जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या 50% से ऊपर हो, वहां बैकवर्ड क्लास के लिए एक सीट कम से कम आरक्षित होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीट रिजर्व्ड होगी, और वो एक सीट हमारा आंसर है। क्वेश्चन में ढूंढिए कहीं पे एक सीट आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, डी। डी में अगर एक सीट आ रहा है तो ये हमारा सही जवाब है। इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस तभी आप डील कर पाओगे। प्रॉब्लम परसेंटेज निकालने की, सॉल्व करने की नहीं है, प्रॉब्लम है माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। आप सोचो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप यहीं पढ़ सकते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या 50% से ज्यादा है। जब 50% से ज्यादा होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को एक सीट मिलती है, और सीधा उसका आंसर कर सकते थे। मैंने आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए बताई, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी आप इसको कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक ऐसे तैयारी नहीं की है तो तैयारी को अब समय है 1 डेढ़ महीने का, तैयारी में जोर लगाइए, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी लाइए, अच्छे टेस्ट दीजिए। और अभी हम लोग भी एक टेस्ट सीरीज नई स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 15 मार्च से स्टार्ट होगी, 15 फरवरी से स्टार्ट होगी, और वो 16 मार्च तक चलेगी। मतलब यूं समझ लो आपकी परीक्षा के 7 दिन पहले तक चलेगी। हर रोज एक टेस्ट होगा, डेली बेसिस पे डेली एक टेस्ट। और अभी अगर आपकी तैयारी ना के बराबर भी है तो आप सिर्फ उस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ के जैसा जैसा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है सिर्फ वैसे तैयारी कर लो। आपकी जो एक समस्या होती है ना कि परीक्षा से पहले एक सब्जेक्ट छूट जाता है, एक सब्जेक्ट की तैयारी कम हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है, या नंबर अच्छे नहीं आ रहे, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज को ऐसे डिज़ाइन किया है कि कम से कम परीक्षा तक आपका सिलेबस 4 से 5 बार रिवाइज हो जाए, और सेकंड पेपर में भी आपकी कोई कसर ना रहे, फर्स्ट में भी ना रहे। और विशेष बात है, कहीं नहीं मिलता। लोग कंपेयर तो करते हैं कि टेस्ट सीरीज की फीस उसकी इतनी इसकी इतनी। सबसे पहले ये कंपेयर करो कि इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको दे कौन रहा है, 30 दिन में 30 टेस्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन ऐसा है जो 12 महीने के करंट अफेयर के सभी पेपर आपको बना के दे रहा है। कोई है क्या? कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम पूरे 12 महीने के आपको टेस्ट दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के 4 5 टेस्ट हैं। करंट अफेयर के 4 5 टेस्ट के अलावा कौन ऐसा है जो नगर पालिका अधिनियम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ धाराओं का अलग टेस्ट ले रहा है, कौन ऐसा है जो आंकड़ों का अलग टेस्ट ले रहा है, कौन ऐसा है जो संशोधन का अलग टेस्ट ले रहा है। दूर दूर तक नहीं है ऐसा। तो कंपैरिजन नहीं, इस चीज पे ध्यान दीजिए। और फिर मैं हमेशा कहता हूं, हमें कभी भी भीड़ जुटाने की इच्छा नहीं रहती। हम नहीं चाहते कि हमारी लाखों की संख्या में टेस्ट सीरीज बिके, 50,000 टेस्ट सीरीज बिके, नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वो बच्चा जो पढ़ाई को लेके सीरियस है वो ही हमसे जुड़े, बाकी भीड़ को तो इधर उधर डोलना है वो वहां जाए। हमारे पास सिर्फ एक कुछ लिमिटेड क्राउड हो, अच्छे बच्चे जुड़े और अच्छे मार्क्स से पास हों। अभी हमारा जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। जूनियर अकाउंटेंट के टाइम भी बच्चों ने खूब कहा कि सर आपकी टेस्ट सीरीज महंगी है, ये है। हम अपनी क्वालिटी पे काम करते हैं, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके नहीं बना रहे। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर हमारे हर 2 में से एक बच्चा सेलेक्टेड है। 100% आर्मी वाले जो हमारे पास थे, 100% एक्स आर्मी वाले सब सेलेक्टेड है हमारे यहाँ पे। कोई भी इंस्टीट्यूट बता दीजिए जो जो रिजल्ट दे रहा है, इंस्टीट्यूट ये बता देगा कि हमारे यहाँ से 50 बच्चे पास हुए, ये नहीं बताएगा कि 50 कितने में से पास हुए, 500 में से हुए, 5,000 में से हुए। हम बता रहे हैं कि हमारे हर 2 में से एक बच्चा पास है। छोटा बैच हमने पढ़ाया लेकिन हर सेकंड स्टूडेंट सेलेक्टेड है, 50% से ज्यादा बच्चे पास, तो मायने रखता है। और सारे के सारे आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। हेल्पलाइन नंबर वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो थंबनेल में भी आ रहा है, बाकी मैं यहाँ एक बार आपको बता और देता हूँ। 9588238815। ऑफिस टाइमिंग में फ़ोन करो 10 से 5 के बीच में, आपको सारी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नए चुनाव में सदस्य और अध्यक्ष नगरपालिका की पहली बैठक से कितने माह के भीतर शपथ लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब नगरपालिका बनेगी तो नगरपालिका बनने पे उसका चेयरपर्सन और मेंबर, उनको शपथ लेनी होती है। कितने दिन में शपथ लेनी होती है वो आपको याद करना है। देखो, नगरपालिका में जो सदस्य होते हैं उनकी शपथ के संबंध में धारा 37 के अंदर डिटेल दी गई है। 2 3 तरह के सदस्य नगरपालिका में होते हैं। कौन कौन से? नगरपालिका में कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं पदेन सदस्य, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये कौन है? उस एरिया का एमपी एमएलए वो बनते हैं, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर या पदेन सदस्य कहलाते हैं। दूसरे टाइप के सदस्य होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर का मतलब है जिन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ के जीते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर है। और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, हिंदी में जिसको हम बोल देते हैं मनोनीत सदस्य। ये तीनों तरह के सदस्य नगरपालिका में देखने के लिए मिलते हैं। और फिर ये सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष चुनते हैं।
अब कोई भी सदस्य जब सदस्य बन के आता है या मनोनीत होके आता है, तो ऐसा नहीं होता कि जिस दिन चुनाव जीता, जिस दिन नॉमिनेट हुआ, उसी दिन से वो सदस्य बन के काम शुरू कर दे। काम शुरू करने से पहले हमारे पूरे भारत के शासन में एक प्रथा है कि सबसे पहले उसको अपने पद से जुड़ी हुई शपथ लेनी पड़ती है, और जिस दिन वो शपथ लेगा तब से हम मानेंगे कि अब उसने अध्यक्ष के रूप में काम करने का चार्ज ले लिया, अब उसने सदस्य के रूप में अपना काम शुरू कर दिया, उससे पहले किए गए सारे काम गलत हैं। तो ये ऑफिशियल काम करने का तरीका है। ये धारा ये बताती है कि जब भी कोई सदस्य मनोनीत होता है, नॉमिनेट होता है, तो जिस दिन मनोनीत होगा वहां से 1 माह के अंदर उसको शपथ लेनी है। लेकिन जो सदस्य निर्वाचित होंगे उनको इलेक्शन की डेट से 1 महीने में शपथ लेने की जरूरत नहीं होती। उनके लिए हम हमेशा देखते हैं कि जिस दिन इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में नगर पालिका की पहली सभा कब हुई, जो पहली सभा होती है उसकी डेट फिक्स होगी, किस डेट को सभा होनी है, वहां से 30 दिन के अंदर, वहां से 1 महीने के अंदर उनको शपथ लेनी होती है। तो शपथ कहाँ से लेंगे? डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग से 1 महीने। अब वो बात और है कि एक प्रथा है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, वेरी सेम डे ही वो सभा नॉर्मली कंडक्ट हो जाती है, इसलिए वहीं से 30 दिन का चलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी स्तर की तैयारी कर रहे हैं कि मेरी सारी बातों से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी तक सब याद नहीं है तो बच्चे समस्या है। 1-1.5 महीना अपने पास में है, मेहनत करनी है अपने को। नेक्स्ट है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बच्चे इसको एक्ट में इधर उधर ढूंढेंगे कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की परिभाषा सेक्शन 5 में है, जिसको हम चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बोलते हैं। छोटी नगर पालिकाओं में ईओ ही होता है, वो बड़ी में कमिश्नर होता है। धारा 5 में उसके बारे में लिखा गया है, सेक्शन 2 में लिखा गया है, धारा 49 में लिखा गया है, या फिर नगरपालिका संबंधी नियमों में लिखा है। तो देखो नियमों में तो लिखा ही होगा, इसको तो छोड़ ही देते हैं। अभी हम अधिनियम की बात करते हैं कि अधिनियम में कहाँ लिखा हुआ है। अधिनियम में धारा संख्या 2 में ऐसा लिखा गया है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने स्मार्ट स्टडी की है तो आपको पता होना चाहिए कि अधिनियम में जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उन सब परिभाषाओं की धारा 2 होती है। हर परिभाषा धारा 2 में होती है, और धारा 2 में अगर परिभाषा है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की परिभाषा भी धारा 2 में ही होगी। धारा 2 में उप धाराएं हैं, सब सेक्शंस हैं। तो धारा 2 उप धारा 12 सेक्शन 212 जिसको बोलते हैं, उसमें ये परिभाषा दी गई है। सही जवाब होगा बी। बाकी उप धारा याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धारा संख्या 2 याद कर लो, उसी से आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 10 के संबंध में सत्य कथन बताओ। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 10 इज। अब धारा 10 के बारे में सही स्टेटमेंट तो आप तब बता पाओगे जब आपको धारा 10 याद होगी। और धारा 10 और धारा 9 इस नगरपालिका अधिनियम में एक साथ दी हुई हैं, एक साथ ही होंगी 9 और 10, लेकिन एक जैसी धाराएं हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बार बार एक बात बच्चों को कहता हूँ कि ये अधिनियम बहुत पुअरली डिजाइंड है, बहुत पुअरली ड्राफ्टेड है। अब कानून अगर किसी ने ठीक से पढ़ा है, कानून की समझ कोई रखता है, तो वो ये बात आपको बता सकता है कि ये कानून बहुत ही पुअरली रफली ड्राफ्टेड है। इस कानून में जगह जगह विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, जगह जगह एम्बिग्विटी है, जगह जगह इसके अंदर लीगल झगड़ों का स्कोप खुला हुआ है, एक धारा दूसरी को ओवरलैप करती है, ऐसी समस्याएं हैं। जब इस कानून में वार्ड के बारे में प्रावधान करना था तो वार्ड की एक ही धारा काफी थी, लेकिन वार्ड के लिए 2 धाराएं बनाएगी, धारा 9 और धारा 10। हालांकि दोनों धाराओं का जो कंटेक्स्ट है वो अलग है, लेकिन इसकी वजह से कंफ्यूजन फैल रहा है। धारा 9 जो है वो बताती है कि सभी नगर पालिकाओं को सबसे पहले नगर पालिका में राज्य सरकार सीट तय करेगी जनसंख्या के आधार पे, कि नगर पालिका की जनसंख्या कितनी है और वहां पे कितनी सीटें होनी चाहिए, मतलब कितने सदस्य वहां से चुन के आने चाहिए। और जितनी सीटें तय होंगी उसके हिसाब से नगर पालिका को वार्ड में बांटा जाएगा। जैसे किसी नगर पालिका में अगर 80 सीटें होगी तो उस नगर पालिका के टोटल एरिया को, टोटल भौगोलिक क्षेत्र को हम 80 वार्ड में बांट देंगे। किसी नगर पालिका में 120 सीटें हैं तो 120 वार्ड में बांट देंगे। तो ये धारा 9 में लिखा हुआ है। फिर बचे हुए जितने भी वार्ड संबंधी नियम हैं वो सारे के सारे धारा 10 में लिखे हुए हैं कि वार्ड बनता कैसे है। तो ये याद कर लो कि धारा 9 में सिर्फ एक बात लिखी हुई है, सीटों के आधार पे नगरपालिका को वार्ड में बांटा जाएगा, इसके अलावा सब कुछ धारा 10 में है। बट बच्चा जब याद करता है तो उसको धारा 10 वार्ड की याद रह जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ये गलती करा ही देगा। देखो हमें बताना है धारा 10 के संबंध में सत्य कथन क्या है। पहला है, नगरपालिका के लिए कुल सीटों के बराबर भागों में बांटा जाएगा, मतलब नगरपालिका को कुल सीटों के बराबर भागों में बांटा जाएगा। क्या ये धारा 10 में लिखी हुई है क्या? जैसे ही यहाँ पे वार्ड नाम आता है, नगरपालिका को बांटने की बारी आती है, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल वार्ड,
तो कन्फ्यूजन फैलता है कि धारा 10 में ये सेंटेंस तो लिखा हुआ है तो इसकी बात बाद में करेंगे। फिर देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वार्ड आरक्षित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, धारा 10 में ऐसा लिखा हुआ है। महिला उम्मीदवारों के लिए भी वार्ड आरक्षित किए जाएंगे, ये भी धारा 10 में लिखा हुआ है। और आरक्षण अगर मिलेगा तो रोटेशन सिस्टम से मिलेगा। रोटेशन प्रणाली का मतलब है इस बार एक वार्ड के अंदर एससी की सीट है तो अगली बार वहां पे एसटी की या ओबीसी की सीट आएगी, फिर अगली बार दूसरी कम्युनिटी की आएगी, दूसरी कम्युनिटी की आएगी। एक बार जहाँ पे महिला सीट है तो ऐसा नहीं होगा कि 50 साल तक महिला की सीट आ रही है फिर वहां पे मेल मेंबर की सीट आएगी। तो इस तरह से रोटेशन हमेशा चक्रीय प्रणाली चलती रहेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट भी तो ठीक है कि नगर पालिका को कुल सीटों के बराबर वार्ड में बांटा जाएगा, ये ठीक तो है, लेकिन ये धारा 10 के संबंध में नहीं है, ये बात लिखी गई है धारा 9 में। इसलिए क्वेश्चन अगर कहता है धारा 10 में क्या लिखा हुआ है तो ये बात धारा 10 की नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी सब सही है। सत्य कथन होंगे 2, 3 और 4। आंसर में देखो 2, 3, 4 कहाँ पे, ये रहा 2, 3, 4, आंसर होगा बी। डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अच्छी मेमोरी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। और आप और मैं मिल के दुआ करते हैं आरपीएससी से कि जैसा आरएएस में अब की बार पेपर आया वो कुछ भी नहीं है, उससे दुगना हार्ड पेपर बने, सो दैट जो आप जैसे मेहनती बच्चे हैं उनको नंबर मिले और नकल 1% भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का शासन किस में निहित होता है? द गवर्नेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज वेस्टेड इन। अब अगेन, अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा तो आपको ये धारा भी नहीं पता चलेगी कि धारा किस में लिखा हुआ है। ये बात लिखी गई है नगरपालिका अधिनियम की धारा संख्या 8 में। नगरपालिका अधिनियम की धारा संख्या 8 जो है वो हमें बताती है कि किसी भी नगरपालिका की, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो काउंसिल हो मतलब परिषद हो, या फिर चाहे वो निगम हो, इनमें से कुछ भी हो, ये तीनों ही नगरपालिका कहलाती हैं। इन तीनों नगरपालिकाओं की जो शक्तियां, इनका जो शासन है वो बेसिकली अध्यक्षों के माध्यम से इनमें निहित होगा। तो नगरपालिका की शक्तियां, ध्यान दीजिए धारा 8 में क्या लिखा हुआ है, नगरपालिका की शक्तियां अध्यक्षों के माध्यम से बोर्ड, काउंसिल या निगम में निहित होगी। इसका मतलब है द म्युनिसिपल पावर या म्युनिसिपल गवर्नेंस शैल बी वेस्टेड इन बोर्ड, काउंसिल और कॉर्पोरेशन थ्रू देयर चेयरपर्सन। थ्रू देयर चेयरपर्सन का मतलब है चाहे वहां पे सभापति हो, अध्यक्ष हो, मेयर हो, जो भी नाम आप देंगे, ये शक्ति उसमें निहित होगी। इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखो, क्या शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी? जी नहीं। क्या सभी नगरपालिका सदस्यों में सामूहिक रूप से निहित होगी? नहीं। सभी सदस्य रिस्पॉन्सिबल जरूर हैं लेकिन नगरपालिका का शासन उन सब में निहित नहीं है। और क्या ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी में निहित होगी? नहीं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी शासन चलाने के लिए नहीं बना, शासन के निर्देशों को लागू करने के लिए बना है। जो नगरपालिका तय करेगी उसको अमल में लाना मुख्य नगरपालिका अधिकारी का काम है, निर्णय लेना नहीं है। इसलिए जो सही जवाब होगा वो होगा सी। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस में भी आपको मजा आया होगा और इस सीरीज को हम यूं ही कंटिन्यू करेंगे। आगे भी मैं आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराता रहूंगा। जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जिनमें कुछ करने का, सोचने समझने का नहीं है, उनको मन नेसेसरी आपको नहीं करा रहा। बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यूं ही लाता रहूंगा और वो इस बात पे भी निर्भर करेगा कि मैं आपको और ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा डाटा अवेलेबल करवाऊँ। आप वीडियो को कितना प्यार देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर करें, और कम से कम अच्छी चीज़ को तो हम शेयर कर ही सकते हैं, लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर से करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।